अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ममूना अलमास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN। नाज़रीन, जैसे कि हम हर बीमारी पर बात करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं, तो इसी तरह आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खालिद, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि कमर दर्द क्या होता है? कमर दर्द इसमें ये होता है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि एक आम जुबान में लोग कहते हैं चुप पड़ गई, ठीक है, उसको हम बेसिकली कमर दर्द का वर्ड देते हैं, ठीक है। उसकी स्वेरिटी फिर आगे डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा वो स्वेयर हो गया है, ठीक है। वो उसके डिपेंडेंस पे होता है कि किस तरह वो स्टार्ट हुई थी या किस बुनियादी वजह से स्टार्ट हुई थी, गिरने से स्टार्ट हुई या कोई भारी चीज उठाने से स्टार्ट हुई। वो आगे उसके फिर वजूहात आ जाती हैं कि किस वजह से स्टार्ट हो, कौन सी टाइप की ये कमर दर्द है। सही। तो इसकी आपने बोला कि कौन से टाइप की कमर दर्द है, इसकी वजूहात जो है, मेन रीजन क्या होती है कि इंसान कमर दर्द में मुब्तला हो जाता है? मेन रीजन ये आ जाएगी कि आपके बैठने का, ठीक है। सबसे पहले ये होगा कि एर्गोनॉमिक्स, हम उसको वर्ड यूज करते हैं कि आपके बैठने वाली एनवायरनमेंट कैसा है। जिस तरह ऑफिस में बैठने वाले हैं, ठीक है, वो अगर लैपटॉप वगैरह या इस तरह यूज कर रहे होते हैं तो वो बहुत आगे झुक के इस तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा उनमें होती है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उन्होंने सारा सारा दिन बैठ के काम करना शुरू किया होता है, उस वजह से। दूसरा ये होता है कि जिस तरह हम लग्जरीज में जाते जा रहे हैं, सोफा सिटिंग लोगों की इंक्रीज होती जा रही है, ऑफिस चेयर्स भी जरा लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा नरम होगी उसमें बेहतर महसूस करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आजकल। उसके अलावा एक मेन फैक्टर ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हम सारा सारा दिन एक ही जगह पे बैठ के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, उसकी वजह से ये तो आम हो चुका है। अच्छा, तो कमर दर्द से कैसे बचा जा सकता है? कमर दर्द में मेन रीजन ये है कि आपने एक तो अपने बैठने का पोस्चर इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपने बैठने किस तरह है, ठीक है। आपका बैठने वाली कुर्सी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें कि उससे आपने कितना है। दूसरा ये होता है कि लोग झुकने के काम करने के आदी बहुत हैं। इसके अलावा जिस तरह आप देखें कि लोग मोबाइल भी इवन यूज करते हैं तो वो पूरी पूरी गर्दन नीचे झुका लेते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता जा रहा है वहां में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से सारा सारा दिन हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वो मेंटल होता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को जिसको हम एक अलग कंसीडर करते हैं वो काम हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है वहां में। सही। अच्छा, तो फिजियोथेरेपी आजकल बहुत लोगों में इस चीज की अवेयरनेस है, तो इसकी मदद से हम अपने कमर दर्द में जो है वो क्या मदद हासिल कर सकते हैं? इसकी वजह से किस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट जो है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो किस तरह हमारे कमर दर्द को हमेशा के लिए हमसे दूर कर सकता है? उसमें सबसे पहले तो आपने एक दफा फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करना है, वो फिर आपका आगे असेस करेगा कि किस वजह से ये दर्द हुई है। क्योंकि हम मुख्तलिफ सवालात करते हैं जिसमें हिस्ट्री होती है, वो पेशेंट भी खुद बताता है कि मेरी इस वजह से स्टार्ट हुई या उस दिन से मैंने ये काम किया था, उसके बाद मुझे ये दर्द स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर आगे जाके हम उसको असेस करने के बाद उसको देखते हैं कि उसको कोई मोडालिटी या कोई इक्विपमेंट यूज होना है उसमें या नहीं होना, या फिर उसको पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज होती हैं वो उस पेशेंट को बता दी जाती हैं और या उसको खुद करवाई जाती हैं। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसको फिर खुद करवाई जा सकती हैं। उसके अलावा देखा जा सकता है कि उसका जो रहने का एनवायरनमेंट है उसको किस तरह चेंज किया जाए जिसकी वजह से वो उस दर्द से निजात हासिल कर सके। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीज आम है लोगों में हो रही, लोग ऑफिस में काम करते हैं, ज्यादातर बैठना पड़ता है, बैठने से हो जाता है दर्द, तो इसमें बेली फैट्स का क्या रोल होता है? क्यों बेली फैट्स, क्यों बॉडी क्यों फूलती है, बेली फैट्स क्यों होते हैं, लोगों की टमीज बाहर आ जाती है, बहुत भद्दा सा जिस्म हो जाता है, ये क्या रीजन होती है? उसमें मेन रीजन ये, एक तो हम सारा दिन बैठे रहते हैं, घर से तो हम निकलते हैं यही कि हम काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो सिर्फ, मैं आपको पहले बताया कि वो सिर्फ मेंटल लेवल पे काम है कि आप सिर्फ अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं या वहीं बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं, वहीं से आप ऑर्डर्स पास कर रहे हैं या आगे से अपने जो भी काम है वो आपका चलता जा रहा है, ठीक है। जिसमें मोबाइल आ गया, पहले अगर एक मोबाइल नहीं होता था तो आपको फिजिकली एक दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता था, अब आप मोबाइल पे ही हर चीज कम्युनिकेट कर लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट भी सेंड करना है तो वो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू वो भी सेंड हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज फाइल्स मूव करने के लिए भी आपको खुद जाना होता था, साइन हर चीज इस तरह होता था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से ना हमारे कोई फैट या कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं हो रहे होते,
ठीक है, हम फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, वहीं पे हम बैठ के वहीं खाना पीना भी साथ साथ होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो हमारे फैट्स या जिस तरह मसल्स है वो यूज ही नहीं हो रहे। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमने उसको एक्सरसाइज के अंदर लेके आए, काम जरूर करें लेकिन उसके अंदर टाइम स्पेयर करके एक्सरसाइज की तरफ आए। ठीक है, एक्सरसाइज में अगर पूरी तरह एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट वॉक तो कंटिन्यू करें ना अपनी लाइफ में, उससे ये बेहतर होगा। तो एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जिससे जो है हमारे बेली फैट भी ना हो और हमारा कमर दर्द जो है वो भी ना हो? इसमें एक्सरसाइज के साथ साथ आपका बेली फैट में आपकी डाइट भी बहुत रोल प्ले करती है। ठीक है, इसमें अब आजकल आप देखें तो हम फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया, मैं यही पे आने वाली थी, और कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया। जी जी, उसकी वजह से ये है कि हम वही चीजें खाते हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हर चीज अब ऑर्डर हो जाती है, आपके डोर स्टेप एक्सेस है हर चीज की, तो वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाती है। अदरवाइज ये होता था कि ये चीजें पहले इतनी अवेलेबल नहीं थी, इतनी इजी एक्सेस नहीं थी, लोगों को खुद मूव करके जाना पड़ता था और वापस आना होता था लेके। इस वजह से ये है कि आप फास्ट फूड से कितना अवॉइड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से कितना अवॉइड करते हैं, उसके अलावा वैसे भी आर्टिफिशियल स्वीटनर से कितना अवॉइड करते हैं, एक तो वो रोल प्ले करेंगे। दूसरा ये है कि आप एटलीस्ट डेली 25-30 मिनट्स वॉक करते हैं। ठीक है, उससे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड ये है कि आपका बैठने का स्टाइल क्या है। ठीक है, कुछ लोग आगे झुक के बैठते हैं, ये एक बैड स्टाइल है, ये भी एक बेली फैट आपका इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ये होता है कि आपने कितना सीधा बैठेंगे, ठीक है, उससे आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि ये भी आपके बेली फैट को अवॉइड करने में हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, कैलोरीज के हिसाब से ये बहुत बना हुआ है कि जी ये मत खाओ, इसकी कैलोरीज ज्यादा हैं, ये आपके स्टमक को इस तरह करेगी, बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। नॉर्मल जो खाने की चीजें होती हैं, रोटी, कुछ लोग रोटी भी नहीं खाते जस्ट कैलोरीज की वजह से कि हमारा वेट बढ़ जाएगा या फिर हमें बेली फैट्स होंगे या हम मोटे हो जाएंगे। तो ये क्या है, मतलब इसकी रीजन क्या है असल में? क्या रोटी वाकई ही इंसान को मोटा कर देती है या फिर उसमें कैलोरीज इतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा होती है हमारी बॉडी में? लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है, कुदरत ने जो भी चीजें बनाई है ना, जो कुदरती चीजें वो सारी खाने के लिए ही बनाई है। ठीक, पहले भी लोग खाते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी एतदाल से कौन सी चीज खा रहे हैं। ठीक है, एतदाल सबसे इंपॉर्टेंट है, बना सब कुछ ही है खाने के लिए। ठीक है, एतदाल और टाइम। अब लोग खाना खाते हैं रात को, अब हम नाश्ता सबसे कम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमने मूव ऑन करना होता है में। लेकिन आप रात तक खाना देखें, वो सबसे ज्यादा हम बल्क में खाते हैं और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको हजम भी कर पाए और हम सीधा बेड पे चले जाते हैं। ठीक है, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है खाने की, और खा क्या रहे हैं और कितना खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही। अच्छा, यहाँ पे आपने वर्जिश की बात की, तो वर्जिश के फवायद जो हैं, कुछ लोग वर्जिश करते हैं कि जी हम मोटे हो गए हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि हम खाना खाते हैं तो हमें हजम नहीं होता, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि हम बैठ जाएंगे तो हमें घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके मेन फवायद जो है वो क्या है? क्या वर्जिश पूरे बॉडी को जो है वो कह लें कि वो चला रही होती है या फिर इसको छोड़ने से हमें नुकसान होता है? क्या इसका क्या रीजन है? इसमें वर्जिश सबसे इंपॉर्टेंट आपका दो चीजों में रोल प्ले करती है, एक तो आपको फिजिकली एक्टिव रखती है, दूसरा मेंटली भी आपको बेहतर करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्जिश की वजह से एक तो आपका वेट गेन कम होता है। ठीक है, वेट गेन अगर कम होगा तो आपको डेफिनेटली, जिस तरह लोगों को स्पेशली औरतों में ये मसाइल बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था क्योंकि आपका बेसिकली जो सारा बॉडी का वेट है वो दोनों नीज लगते छोटे से हैं लेकिन दोनों घुटने आपका वजन बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें यही है कि आपका जितना वेट आपके बॉडी हाइट के अकॉर्डिंगली होगा, उसको हम बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जितना वो बेहतर होगा उतना आपके जो जॉइंट्स की पेन है वो भी बेहतर रहेगी, मींस नहीं होगी, ना होने के चांसेस होंगे। लेकिन जितना वेट इंक्रीज करता रहेगा उतना, जिसका ज्यादा वेट होता है उतना उसको फिजिकली भी वो डीएक्टिव ही होता है, इतना एक्टिव नहीं होता वो। ठीक है, इसलिए वो आपको फिजिकली एक्टिव रखने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा मेंटली भी आप हेल्दी रहते हैं कि आपको पता होता है कि फ्रेश रहते हैं, इसकी वजह से भी आपको हेल्पफुल रखती है। और एक आपकी पर्टिकुलर सी रूटीन भी बन जाती है कि सुबह उठ के ये नहीं है कि सारा दिन काम किया और आए, खाना खाया और सो गए, लेकिन उसमें एक अपने लिए जरूर निकालना चाहिए टाइम, क्योंकि टाइम निकालेंगे क्योंकि आगे आप बेसिकली तो हम अपने सेहत के लिए, अपने खाने के लिए हर चीज कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, अदरवाइज अगर खाना वैसे फ्री मिल जाए सब लोग घर पे बैठ जाएं, लेकिन इधर से ये इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपको फिजिकली भी एक्टिव रखती है और मेंटली भी एक्टिव रखती है एक्सरसाइज। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए?
आप एक्सरसाइज किसी भी टाइम कर सकते हैं, वॉक किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन बस ये अवॉइड, अब वो लोग तो खाना खाने के बाद जो है खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना चाहिए, फौरन ही वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये नैरेटिव बना हुआ है 72 कदम चलो तो आपका खाना हजम हो जाएगा, आप मोटे नहीं होंगे। तो एग्जैक्ट जो है वो सही चीज एक्सरसाइज के हवाले से वो क्या है? एक सबसे अच्छे तो यही होता है कि जिस तरह का आजकल का हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें सबसे कम पोल्यूशन लेवल होता है मॉर्निंग में जी, ठीक है। तो सबसे अच्छी तो यही होती है कि हेल्दी यही होता है कि आप मॉर्निंग में वॉक करें, ठीक है। उसके बाद आके अपना जो भी ब्रेकफास्ट है वो, लेकिन अदरवाइज आप दिन में किसी भी टाइम 24 आवर्स में वॉक कर सकते हैं, लेकिन खाने के फौरन बाद वॉक ना करें, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट या 1 आवर का गैप दें, उसके बाद वॉक करें तो वो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जितना नाज़रीन हमारा ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम वर्जिश के बारे में दोबारा डॉक्टर साहब से पूछेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रसाफ विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estate, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वर्जिश के बारे में, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कमर के साथ साथ अवाम को, लोगों को गर्दन का बड़ा दर्द रहता है, इसकी क्या रीजन है? इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो ये है कि आजकल हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं सबके हाथों में। हाँ, ये तो ठीक है। उसकी वजह से हर कोई, हर वक्त आप देखें तो हम घंटों घंटों नीचे इस तरह गर्दन रख के उसको टाइम गुजार देते हैं। जी जी। उसकी वजह से ये एक तो जो आपके नेक के जो होते हैं मसल्स वो वीकर होने लग जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपके जो मोरे हैं गर्दन के वो खराब होने, कमजोर होने लग जाते हैं। क्योंकि बेसिकली तो आप ये देखें ना कि हम एक चीज इस तरह किया कि हमने उसको इजाद तो हो गई, लेकिन हमने जब उसका ओवर यूज करने लग गए तो उसने अपने साइड इफेक्ट्स तो देने थे। बेसिकली उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स जी आने लग गए। जब हम अब हर वक्त तो हर किसी के हाथ में तो फोन है, हर चीज इजी एक्सेस है कि इंटरनेट भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है, इतना कॉस्टली भी नहीं है। आप किसी के भी देखें, बच्चों के भी देखें, बच्चों के हाथ में भी फोन है। जी जी। उसी की वजह से बच्चे भी इस मर्ज में ज्यादा मुबतला होने लगे कि उनको भी आए दिन गर्दन का दर्द शुरू होने लग गई है। ठीक है, लेटते हैं तो हम मोबाइल फोन हमारे हाथ में होता है। अगर मोबाइल फोन ना हो तो अगर हम बुक रीडिंग भी करें तो हमारी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि हम आरामदेह से आरामदेह जगह पे बैठ के अगर पढ़ना भी है तो हम आरामदेह से आरामदेह जगह पे पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई काम भी करना है तो हम आरामदेह से आरामदेह जगह, तो मीन्स हम लेट के भी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। उसके बाद लोग टेढ़ी मेढ़ी टेक लगा के इस तरह एक्टिविटीज करने लग गए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आने लगे। अच्छा, कि फिजियोथेरेपी गर्दन के दर्द को दूर करने में फायदेमंद है? हाँ जी बिल्कुल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ही बेहतर उन्हें गाइड कर सकता है कि आपने अपना पोस्चर कैसे मेंटेन रखना है। आपने अपनी जो गैजेट्स हैं, जिस तरह मोबाइल है, अगर आपका है मोबाइल पे यूज ज्यादा तो आप इसको किस पोजीशन में रख के यूज करें ताकि वो आपको हेल्पफुल रहे कि आपको ये प्रॉब्लम्स दोबारा फेस ना करनी पड़े।
इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गर्दन दर्द में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पोस्चर, आपका सोने वाला तकिया किस तरह का है, उसके अलावा आपके सोने वाली जगह किस तरह की है, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। ये सारा आपको बेहतर एक फिजियोथेरेपिस्ट ही गाइड कर सकता है कि किस तरह आप अपनी गर्दन का पोस्चर मेंटेन रखें, मोबाइल कैसे यूज करें, लैपटॉप कैसे यूज करना है। अगर आपका ऑफिशियल वर्क ज्यादा है कि आपको लिखने वाला काम ज्यादा है, तो आप किस पोजीशन में बैठ के किस तरह लिखें कि आपको ये वाली प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अच्छा, कितने फीसद लोग, अब लोगों की शरह कितनी हो गई है जो कि गर्दन और कंधों के दर्द में मुब्तला है? पहले वो लोग होते थे, बहुत काम करते थे, उनमें ये चीजें नहीं पाई जाती थी। जिस तरह तरक्की हुई है तो बीमारियां भी जाहिर बात से बढ़ी हैं, हमारी ये कह लें कि कंस्ट्रक्शंस बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, तो बीमारियां भी बढ़ी। तो कितने फीसद लोग इस बीमारी में मुब्तला है? अगर देखा जाए तो उनमें से तकरीबन सारे ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। कुछ शिकायत कर देते हैं, कुछ शिकायत नहीं करते, कुछ खुद सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन अमूमन देखा जाए तो 18 से ऊपर जितने भी है ना, वो कोई ना कोई इस तरह के प्रॉब्लम में। अच्छा, छोटी उम्र में ये देखा जाता है, छोटी उम्र में लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि 50 के बाद लोग जो है वो इन बीमारियों में मुब्तला होते थे, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, गर्दन के दर्द। लेकिन ये क्या रीजन क्या है कि छोटी उम्र में लोग इस तरह होना शुरू हो गए? इसकी मेन रीजन ये आ रही है कि फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई है। ठीक है, अब बच्चों को प्लेग्राउंड्स का नहीं पता, ठीक है, लेकिन बच्चों को मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का, हर चीज का पहले पता है। उसके अलावा आप देखें तो एजुकेशन में आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में या कहीं भी चल जाते हैं, वहां भी आपको मैक्सिमम चीजें मोबाइल पे अवेलेबल है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका मोबाइल पे ज्यादा टाइम गुजर रहा है या लैपटॉप पे ज्यादा टाइम गुजर रहा है। अगर लोग बुक रीडिंग से भी अवॉइड कर चुके हैं, पहले लोग लाइब्रेरीज तक जाते थे, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा था कि एक हॉस्टल से उठ के या एक अपने घर से उठ के एक बंदा लाइब्रेरी तक जाता था, पढ़ता था और फिर वापस आता था। ठीक है, अब प्ले ग्राउंड में एक्सेस हमारी कम हो गई है, वैसे ही प्ले ग्राउंड कम हो गए आबादी बढ़ने की वजह से, लेकिन इन पे ना ही गवर्नमेंट की इतनी कोई है तवज्जो कि वो प्ले ग्राउंड में करे, या गवर्नमेंट कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए कि वो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ राग़िब करे। अब आप देखें तो पहले मोटरसाइकिल बच्चों के पास नहीं होती थी, अब आप देखें तो छोटी सी उम्र में बच्चों के पास मोटरसाइकिल है। पहले बच्चे साइकिल पे जाते होते थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपको फिजिकल एक्टिविटी में। ठीक है, अब बच्चों के पास ना साइकिल है, सिर्फ डायरेक्ट वो मोटरसाइकिल पे आते हैं। बाइक्स पे आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे भी यही है ना कि बैग रखा, ठीक है, घर से, और उसके बाद बाइक पे बैठे और आप स्कूल पहुंच गए या कॉलेज पहुंच गए, उधर से भी आप क्लासरूम तक गए, क्लासरूम से वापस आप बाइक पे। लेकिन एक पहले एक रोल होता था पूरा साइकिल का, वो आपको पूरी फिजिकल एक्टिविटी करवाता था, घर से स्कूल, स्कूल से घर तक। ठीक है, ये सारी ये आप देखें तो इसमें बेसिकली हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जितनी कम हुई हैं, उसका एक मेन रोल प्ले कर रहा है कि बच्चों में इस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है। सही। अच्छा, बढ़ते हुए वजन का ताल्लुक जो है, क्या हमारी ये कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से कोई है? क्या बढ़ते हुए वजन का कोई इफेक्ट पड़ता है हमारी जॉइंट्स के ऊपर? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें देखें तो हमारे अगर घुटनों में मसाइल ज्यादा हो रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वजन बढ़ जाता है जी, और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती। अब घुटनों में दर्द है, इसी तरह आप जब जो भी वजन जिसका ज्यादा होगा उतना ही फिजिकली एक्टिव कम होगा। जितना वो फिजिकली एक्टिव कम होगा उतने ही उसके मसल्स या जॉइंट्स यूज नहीं हो रहे होंगे। जितना वो कम यूज हो रहे होंगे उसमें आप देखें तो उतना ही वो आपका वेट इंक्रीज करता जाएगा, और वेट इंक्रीज करने की वजह से आपको जब वो मस्कुलर मैस यूज नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से एक वीकनेस का फेज आएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन चीजों में। अच्छा, कुछ लोगों को लकवा हो जाता है, कुछ लोग जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, क्या फिजियोथेरेपिस्ट उनके लिए बेस्ट है? वो मदद कर सकता है उनकी सेहतयाब होने में? बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ, या जिसने भी उनको कंसल्ट पहली दफा किया होता है एज अ फिजिशियन, उनके साथ साथ ये फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फिजियोथेरेपिस्ट ही है कि जो वो आपको एक बेड पे लेटे हुए इंसान को दोबारा चला सकता है, क्योंकि उससे पता है कि उसने किस एंगल्स में मूव करना है, कौन सी मोडालिटी यूज करनी है, किस तरह यूज करनी है, और कौन सी एक्सरसाइजेस पर्टिकुलरली करवानी है, कौन सा ब्रेस यूज करवाना है, किस पोजीशन में पेशेंट को रखना है ताकि वो उसको कोई बेड सोर ना बने। ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ, पर्सनल क्वेश्चन कह लें कि आपको इस फील्ड से मुंसलिक हुए कितना अरसा हो गया, और कितने ऐसे केसेस आए आपकी नजरों में जो कंप्लीटली आपको भी लगा कि बस, और फिर वो सेहतयाब हुए? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 6 साल से ज्यादा हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए जी। उसके अलावा इसमें आप केसेस की बात करें, केसेस तो हमें इस तरह के लातादाद मिले हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी मिले हैं। ठीक है, कुछ को हमने जाके घरों में भी कंसल्ट किया है।
तो वो बेड रिडन थे, लेकिन फिजियोथेरेपी उनकी स्टार्ट की तो उसमें ये जरूर इंप्रूवमेंट आई कि जो बिल्कुल ही बेड रिडन थे वो इतना जरूर हो गया कि वो अपना कमरे से दूसरे कमरे में या कमरे से वॉशरूम इस तरह की एक्सेस उनकी पॉसिबल हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करने लग गए हैं। उसकी वजह से उनका दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने लग गई है। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होने देता उन्हें। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट एटलीस्ट बेशक काम उतना ना कर सके, अगर पहले भागते थे तो भाग ना सके, चल सके सिर्फ, लेकिन वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने हर एक्टिविटी के लिहाज से। अच्छा, आजकल के मौजूदा दौर में कितने % फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है? फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा की है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, जब गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट हम बल्क में प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, आते भी जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो उनके पास उतना ज्यादा है कि आप देखें तो उनकी अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस के अलावा लोगों की भी अवेयरनेस कम है, मतलब इतनी अवेयरनेस गवर्नमेंट में इस फील्ड गवर्नमेंट में सीट्स कम है, तो इसकी क्या रीजन है? गवर्नमेंट ने इतनी इस फील्ड पर भी तवज्जो नहीं, क्योंकि ये एक डेवलपिंग फेज में है। ठीक है, अब डेवलपिंग फेज में इवन बहुत सारे लोगों को भी इस फील्ड के बारे में नहीं पता। जैसे जैसे पता चलता जा रहा है तो उसकी ऑटोमेटिकली अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उतना ही फिजियोथेरेपिस्ट की मार्केट में या लोगों को डिमांड का अंदाजा होता जा रहा है, उतना ही आप फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की हेल्पफुल करता जा रहा है मामला में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल माइंड में आ रहा है मेरे कि ये जोड़ों का दर्द, गर्दन का, पट्ठों का दर्द आम है, हर बंदे में पाया जाता है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? कौन से ऐसे एग्जैक्ट हमें एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हम इन चीजों से बच सके? एक तो हमें खाने पीने का जो अपना स्टाइल है वो बदलना होगा, नाश्ता या लंच है वो बेहतर करना होगा। डिनर के ऊपर हमें कम कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि जितना हम हैवी डिनर करते हैं उसको कम करना होगा। दूसरा, हमें डेली एटलीस्ट अपनी, अगर बाकी एक्टिविटीज प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वॉक ऐड कर लें अपनी लाइफ में, 25 to 30 मिनट्स की एटलीस्ट वॉक ऐड कर लें, इससे एक हेल्पफुल होगा। बैठने का स्टाइल, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रख के बैठें, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा आपका सोने का स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा ऊंचा तकिया या टेढ़े गर्दन करके ना सोएं, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। सही। अच्छा, यहाँ पर ना एक बड़ा मजे का क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। लोग एक्सरसाइज के नाम पर योगा करते हैं, ठीक है, जॉगिंग करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ लोग वॉक को ही प्रेफर करते हैं, तो इनमें बेस्ट कौन सा है? क्योंकि जिस तरह का आजकल सबका लाइफस्टाइल है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, जॉगिंग या योगा से इंपॉर्टेंट यही है कि हम वॉक एटलीस्ट कर लें। ठीक है, वॉक में आप ब्रिस्क वॉक भी होती है, थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेते हैं हम उसमें, वो वाली वॉक ऐड कर लें अपनी लाइफ में, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके अलावा एटलीस्ट आप घरों से तो बाहर निकलें, प्लेग्राउंड्स में जाएं, थोड़ी बहुत कोई हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लें, कोई छोटी मोटी क्रिकेट जिस तरह है, फुटबॉल है, इस तरह की छोटी मोटी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी हेल्थ में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अवेयरनेस दी, इतनी ज्यादा हमारे नाज़रीन के पास अवेयरनेस नहीं थी, आपने बहुत ज्यादा हमें नॉलेज दी इस बारे में, दर्द के, कमर के दर्द के बारे में और गर्दन के दर्द के बारे में। आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें प्लीज? उसमें पैगाम में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एटलीस्ट हम लोगों को रोजाना अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी चाहिए, उसमें वॉक लाजमी होना चाहिए, एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों को भी इन एक्टिविटीज की तरफ, उनको प्ले ग्राउंड की तरफ राग़िब करें, या घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट माहौल पैदा कर लें कि जिसकी वजह से बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, मोबाइल्स या लैपटॉप्स इनसे हट कर किसी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं। जितना पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे इन एक्टिविटीज में, उतना ही बच्चे भी एक्टिव होंगे इन मामलात में। ये थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें कमर दर्द से बचाव के और गर्दन के दर्द से बचाव और जोड़ों के दर्द से बचाव के बहुत सारे तरीके बताए, और हमें बताया कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो सही नहीं है। तो खास तौर पर खवातीन जो है वो वर्जिश की तरफ आए, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें और वर्जिश को अपनी जिंदगी में लेकर आए। तो इसी के साथ ही अपने होस्ट में मुन्ना अल्मास को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए डिजीज, नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।